अच्छा, वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। थोड़ा जल्दी से मैं आपको रिव्यू दे दूं। क्या वी स्टार्टेड विद द रिस्क एंड रिटर्न बेसिक्स। उसमें क्या था कि हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी एक स्टॉक की के एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम कर सकते हैं उसके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। कैसे हम उसकी जो है वो एक स्टॉक के एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम कर सकते हैं और फिर उन एक्सपेक्टेड रिटर्न की वेरिएबिलिटी या उसकी जो फ्लक्चुएशन है, वॉलेटिलिटी है, उसको हम कैप्चर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। और वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स जो होती है वो बेसिकली उस स्टॉक की रिस्क के बराबर हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर अपने अपने इसी चीज को हमने थोड़ा एक्सटेंड किया पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में। हमने देखा कि आमतौर पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अमूमन जो है वो हम अमूमन जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम करते हैं पोर्टफोलियो के सेंस में। तो पोर्टफोलियो क्या है? इट्स सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अगर अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में आ जाए तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो अब पोर्टफोलियो बनाने का पर्पस क्या होता है? आमतौर पे जब पोर्टफोलियो इसीलिए का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है कि वी वांट टू रिड्यूस अवर रिस्क, वी वांट टू इंश्योर दैट कि वो जैसे हम कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो इसका मकसद ये होता है कि हम कुछ ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ शेयर्स में से नुकसान हो जाए तो दूसरों से फायदा हो जाएगा। तो लिहाजा इससे हम क्या करते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो की रिस्क को मिनिमाइज, तो पोर्टफोलियो का बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो रिस्क को रिड्यूस करना है, रिस्क रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग रिस्क। अच्छा, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें फिर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें जो रिस्क रिडक्शन के इस पोर्टफोलियो बनाने के तरीके को हम कहते हैं समथिंग वी कॉल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो दिस डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बेसिकली काम करती है इस हवाले से कि इफ यू कीप ऑन एडिंग, आपने पहला स्टॉक लिया, फिर आपने दूसरा स्टॉक लिया, फिर तीसरा स्टॉक लिया, चौथा स्टॉक लिया। जैसे जैसे आप सिक्योरिटीज ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो ओवरऑल रिस्क है पोर्टफोलियो की वो कम तर होती चली जाएगी। अच्छा, उसका एक रीजन ये भी है कि जब एक स्टॉक अपने लिहाज से कितना भी रिस्की हो, लेकिन जब वो पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाता है किसी का तो उसकी अपनी अहमियत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। इसकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो उसका जो उसकी जो रिस्क है या उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या उसका जो वेरिएंस है वो पोर्टफोलियो के दूसरे शेयर्स या दूसरे सिक्योरिटीज के साथ किस तरीके से को वेरी करता है या उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उस पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि एक कॉन्सेप्ट कोवेरिएंस का हमने पढ़ा। हमने देखा कि कोवेरिएंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है जिसके प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये चीज समझते हैं कि क्या आया जो हमारा पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है या नहीं है। कोवेरिएंस दो तरीके का हो सकता है। कोवेरिएंस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एक सिचुएशन जीरो की भी बन सकती है, जीरो एग्जैक्टली जीरो। लेकिन आमतौर पे ये बहुत नामुमकिन है कि रियल लाइफ में आपका कोवेरिएंस किसी भी दो सिक्योरिटीज का स्टॉक्स का जीरो एग्जैक्टली जीरो आ जाए, एग्जैक्टली +1 आ, मतलब ये क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखें तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। आमतौर पे ये जो कोवेरिएंसेस होते हैं ये जीरो के लगभग होते हैं, लो होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर क्लोज टू जीरो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन मुमकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर कभी-कभी हो जाए तो इट मे बी बिकॉज़ ऑफ द चांस। अच्छा, अब डाइवर्सिफिकेशन आपका क्या आपका करता है कि डाइवर्सिफिकेशन आपकी रिस्क को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और अगर हम उसमें कोवेरिएंस का ख्याल रखेंगे तो हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन जब हम कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की बिगिनिंग थी। ये हमारे एक एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे हैरी मार्कोविट्ज, उन्होंने एक पेपर लिखा था पोर्टफोलियो सिलेक्शन का। ठीक है, वो मैं आपसे पेपर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप स्टूडेंट्स जो उस रिसर्च आर्टिकल को भी पढ़ना चाहें तो आई विल शेयर दैट आर्टिकल विद यू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी डाइवर्सिफिकेशन इज अ की। और उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट में कोवेरिएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और कोवेरिएंस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन तो होगी लेकिन इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी। यानी कि समझ लें एक आपने ऐसे ही जो है वो जस्ट गेस वर्क के साथ अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया है तो वो इतना इफेक्टिव या एफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड नहीं होगा बमुकाबिल उस जो है वो पोर्टफोलियो के जिसमें आपने बाकायदा वेरिएंसेस को स्टडी करके और
उसके बेसिस पे एक पोर्टफोलियो बनाया। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हैरी मार्कोविट्स ने एक ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच दी, एक ज्यादा इट वाज मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोच टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग अ पोर्टफोलियो। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हमने यहाँ तक जब हमने ये चीजें डिस्कस कर ली, तो वी नो दस फार, यहाँ तक अब हमें क्या पता है? देखें, अब तक हमें ये पता है कि whatever we have learned in our risk and return chapter, so we know that risk averse investors demand higher returns for riskier securities, ठीक है, और ठीक है, फॉर riskier। तो आपके हमें पता है कि हमारे जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो हायर रिटर्न्स मांगते हैं जब कोई सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की होती है। तो वो जो एडिशनल रिटर्न मांगते हैं वो उनकी जो एक्स्ट्रा रिस्क वो ले रहे हैं उसका जो है वो कंपनसेशन होता है। ठीक है, दिस इज समथिंग द बेसिक प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। आपको पता है इसको हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं, यानी कि इफ एन इन्वेस्टर विल ऑलवेज रिक्वायर some extra returns for assuming more risk। ठीक है जी। तो अच्छा, और फिर हमने हमें ये भी पता है कि आपकी जो डिवर्सिफिकेशन होती है उससे हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ये सवाल क्या है? देखिए, ये सवाल ये है, दिस लीड्स टू एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच एक्स्ट्रा रिटर्न्स टू डिमांड फॉर टेकिंग हाउ मच एक्स्ट्रा रिस्क। ठीक है, मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मेरे पास फर्ज करें आप कोई भी एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं और या आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा रिस्की सिक्योरिटी में आपको एक चांस मिला कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी यू नीड टू नो। अब सिंपल वर्ड्स में ये हम कह सकते हैं कि देखें, आपको ये तो पता है, अगर हम ये देखें, आपको ये तो पता है कि देयर इज अ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। आपको पता है कि अगर रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगी, तो आपको ये पता है कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न आप ज्यादा मांगेंगे वो भी बढ़ेगा। ये आपका रिलेशनशिप का पता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसको हमने एक बहुत ही सिंपल, आपका भी याद होगा, इस तरीके से पढ़ा था कि जैसे रिस्क बढ़ती है सिक्योरिटीज की तो रिटर्न आपका बढ़ता है। यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स होते हैं और यहाँ पे आस्ते आस्ते जाके स्टॉक्स आ जाते हैं। तो दिस वी नो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी रिस्क हो तो कितना रिटर्न होना चाहिए, यानी कि वी नीड दिस होल इशू इन नंबर्स। हमें ये चीज अब नंबर्स के अंदर चाहिए कि अगर हमें ऐसा, अब क्वालिटेटिवली नो कि हम कह सकते हैं कि जी ज्यादा रिस्क होगी तो रिटर्न भी ज्यादा हम मांगेंगे, सो फॉर सो गुड। लेकिन कितनी रिस्क हो तो उसके ऊपर कितना रिटर्न होना चाहिए, यानी कि वी नीड टू नो दिस दिस थिंग इन नंबर्स इंस्टेड ऑफ ओनली सेइंग कि बाबा अगर रिस्क बढ़ जाएगी तो रिटर्न भी बढ़ जाएगा। नो, नाउ आई वांट टू नो व्हाट आर द एग्जैक्ट नंबर्स। आई वांट टू नो व्हाट इज द रिस्क, हाउ मच इज द रिस्क, और उसके ऊपर हाउ मच विल बी द रिटर्न। तो ये चीज हमें जो है वो अब हमें एक्स्ट्रा चीज, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है। इन अदर वर्ड्स, वी वांट टू नो रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, नॉट ओनली इन क्वालिटेटिव टर्म्स बट आल्सो इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। हमें रिस्क को क्वांटिटेटिवली मेजर भी करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि उसके बेसिस पे फिर हमारा रिटर्न कितना निकलता है। तो उस बेसिस पे हमारा रिटर्न, जो फेयर रिटर्न है मार्केट का समझ लें, वो कितना होना चाहिए। अब ये पूरा सवाल जो है वो ये हमें कैपेम इस चीज का हल है। कैपेम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म दैट क्वांटिफाइज द रिलेवेंट रिस्क एंड रिटर्न्स बेस्ड ऑन इट। ये हमें बताता है, पहले तो हम क्वांटिफाई करेगा कि आपकी रिस्क कितनी है और किसी भी स्टॉक की, और उस रिस्क के मद्देनजर रखते हुए उस स्टॉक पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। ठीक है जी। सवाल अब कोई है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट अवर अवर towards, अब हम when we discuss that the KPM is a mechanism that quantifies the relevant risk and returns based on it, तो अब let us now understand some basics on the basis of which we will define KPM। ओके, सबसे पहले तो आप ये देखें कि टाइप्स ऑफ रिस्क एंड डिवर्सिफिकेशन। कैपेम को समझने के लिए हमें थोड़ा रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन के रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। फर्ज करें, मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ एनी टू रिस्की सिक्योरिटीज। ठीक है, स्टॉक्स ए एंड बी।
The risk of the portfolio is often lower than the risk of individual stocks. आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है वो आमतौर पे इंडिविजुअल स्टॉक्स यानी कि ए और बी में इस केस में कम होगा, गिवन द फैक्ट दैट द कोवेरियंस ऑफ द रिटर्न्स इज लो। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन एट वर्क। ठीक है जी, डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट की वजह से जो पोर्टफोलियो का रिस्क होगा वो इंडिविजुअल स्टॉक से आमतौर पे कम होगा। एडिंग मोर एंड मोर सिक्योरिटीज, अच्छा आप क्या करेंगे, एडिंग मोर एंड मोर सिक्योरिटीज टू पोर्टफोलियो लोअर्स द पोर्टफोलियो रिस्क सिग्निफिकेंट। दूसरी चीज हम आप ये समझ लें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ता जाएगा, लेट मी गिव यू दिस इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ फॉर एग्जांपल। अब आप थोड़ा इस चीज को देखें, इस ग्राफ को देख लें। ये आपको ये ग्राफ शो कर रहा है आपको कि फर्ज करें आपका दिस इज एन, एन इसका एन का मतलब है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, दिस इज द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है जी, वी स्टार्ट विद द वन स्टॉक, हमने एक स्टॉक लिया तो फर्ज करें रिस्क हमारे पास इतनी है। वी एडेड अनदर स्टॉक, दूसरा स्टॉक हमने लिया, तो आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली रिस्क जो है वो चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगी। तीसरा आपने लिया तो आपकी ये फिर फर्ज करें यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से ये रिस्क कम से कम होती चली जाएगी एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन आप देखें कि ये रिस्क जब बहुत शुरू के स्टॉक्स में तो बहुत तेजी से, देखिए यहाँ पे 3 स्टॉक्स पे इतनी गिर गई, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता और स्टॉक्स डालेंगे तो ये रिस्क कम तो होगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे होगी, यानी कि पहले और दूसरे, पहला स्टॉक था आपने दूसरा ऐड किया तो रिस्क बहुत तेजी से कम हो गई, लेकिन तीसरे के बाद थोड़ी कम तेजी से, चौथे के बाद और, तो ये जो स्लोप ऑफ दिस कर्व है वो कब बाय एडिंग मोर सिक्योरिटीज, ये अगर आप स्लोप यहाँ पे देखें तो ये देखें स्लोप ये है, यहाँ पे स्लोप ये है, इधर स्लोप, तो ये देखें स्लोप आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ जा रहा है या फ्लैटन होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल जो डिक्रीज इन इन रिस्क है वो कम से कम होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस तरीके से, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, जो हम कहते हैं कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या इसका मतलब है कि अगर हम इस तरीके से, डज इट मीन दैट बाय दिस वे पोर्टफोलियो रिस्क वुड बिकम जीरो? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से सिक्योरिटीज को ऐड करते चले जाएं तो हमारी जो रिस्क है वो जीरो के बराबर हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं, मिसाल के तौर पे आप सिंपली एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आप सिक्योरिटीज ऐड करते जाएं, चाहे कितने भी साइंटिफिक बेसिस पे उसको करें, कितने भी कोवेरिएंस का ख्याल रखें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उस पोर्टफोलियो रिस्क में को आप पूरा का पूरा जीरो कर दें। ठीक है जी, वो जीरो क्यों नहीं होती? दिस इज बिकॉज, अच्छा इसका मतलब ये है, इस ये क्यों नहीं जीरो हो पाती है? आपने फर्ज करें एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें एक सिक्योरिटी डाली थी, अब आपने इसमें 500 सिक्योरिटीज डाल दी, क्या आप कह सकते हैं कि 500 सिक्योरिटीज के बाद ये पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्क बहरहाल फिर भी रहेगा। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि टाइप हमारे पास रिस्क की नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिस्क। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस इज बिकॉज, ये क्यों नहीं होता, इट इज बिकॉज टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक रिड्यूसेबल रिस्क और दूसरा अनरिड्यूसेबल रिस्क। अब आप ये समझ लें कि हमारे पास जो टोटल रिस्क होती है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रिड्यूसेबल है और दूसरी अनरिड्यूसेबल है। ठीक है, अच्छा रिड्यूसेबल कौन सी है? ए, आपकी टोटल रिस्क का वो हिस्सा कि जो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जीरो के बराबर हो जाए या रिड्यूस हो जाए, और अनरिड्यूसेबल रिस्क वो है कि जो आप कितनी भी सिक्योरिटीज उसमें ऐड कर दें लेकिन वो रिस्क आपकी फिर भी रहेगी। एक सिंपल सा मिसाल मैं दे दूं, अभी हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड 19 आपका का एक टाइम पीरियड चल रहा है। देखिए इस वक्त सारी की सारी बिजनेसेस जो है वो ठप लगी हुई है, पूरा के पूरे इंटरनेशनली लॉकडाउन है। इन हालात के अंदर आप समझते हैं आप कितना भी इफेक्टिव पोर्टफोलियो बना लें, आपका पोर्टफोलियो की रिस्क कम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो तो अलबत्ता ये सारी चीजें उसके ऊपर अफेक्ट करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल रिस्क होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक पार्ट उसका जो है वो रिड्यूसेबल है, यानी कि उसको हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू
रिड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट अनरिड्यूसेबल है, जिसको हम कभी भी पोर्टफोलियो या डिवर्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू उसको नहीं कर सकते। ये समझ लें एक जो है वो कांस्टेंट रिस्क है, ये इसको अनरिड्यूसेबल रिस्क है, अनअवॉइडेबल रिस्क है। इसको हम थोड़ा और समझते हैं, अगर यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लुक इनटू द टाइप ऑफ रिस्क, और जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि रिस्क कैन बी रिड्यूसिबल, इट कैन बी अनरिड्यूसिबल। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज रिड्यूसिबल रिस्क, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं आपकी आसानी के लिए। तो देखिए, रिड्यूसिबल रिस्क पहले तो आप समझ लें, मैंने आपको जो हमने जो इक्वेशन लिखी थी टोटल रिस्क की, वो क्या थी। टोटल रिस्क आपकी किसके बराबर है, ये इक्वेशन देख लें। ये रिस्क है जी आपकी रिड्यूसिबल रिस्क प्लस अनरिड्यूसिबल रिस्क। तो हम पहले आते हैं रिड्यूसिबल रिस्क के ऊपर। क्या है, पार्ट ऑफ टोटल रिस्क विच कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू डिवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टिंग इन मेनी डिफरेंट सिक्योरिटी। ये वो टोटल रिस्क का वो हिस्सा है कि जो आप डिवर्सिफिकेशन के थ्रू या पोर्टफोलियो के थ्रू इसको खत्म कर सकते हैं, या इसको समझ लें इस तरह से जीरो तक भी लेके आ सकते हैं। दिस इज यूनिक। अच्छा, अब ये आपने जो एग्जाम्पल आपने पूछा कि सर क्या इसका कोई एग्जाम्पल, तो देखिए दिस इज अ यूनिक, और इसको हम यूनिक रिस्क कहते हैं, या इसको हम फर्म स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। फर्ज करें आपकी ए सिक्योरिटी है, आपकी बी, ए सिक्योरिटी यानी कि ए कंपनी, बी सिक्योरिटी यानी कि बी कंपनी की सिक्योरिटी, सी कंपनी यानी कि सी। अब इन तीनों कंपनीज के से अटैच जो इनकी स्पेसिफिक रिस्क है, वो अपनी अपनी इशू होगी। मिसाल के तौर पे ए की जो मैनेजमेंट है, अगर फर्ज करें वो ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है, तो ये सिर्फ ए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बी से नहीं है इसका कोई इशू। इसकी रिस्क जो है वो ए को ही अफेक्ट करेगी, बी को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, फर्ज करें बी के अंदर स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो और तो ये सिर्फ बी का स्पेसिफिक इशू है, ए और सी के ऊपर इसका फर्क नहीं होगा। तो ये यूनिक रिस्क कहलाती है, या ये कहलाती है स्पेसिफिक फर्म स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है जी, और इसका ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है, कंपनी बी में अगर स्ट्राइक्स और चल रहे हैं या इश्यूज चल रहे हैं, या कंपनी बी के ऊपर किसी ने जो है वो कोर्ट में जाके केस कर दिया, तो ये कंपनी बी का अपना अलग एक इसका पर्सनल मैटर है, समझ लें इसका कंपनी स्पेसिफिक मैटर है, इसका ओवरऑल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। मिसाल के तौर पे बिजनेस रिस्क, किसी भी कंपनी की बिजनेस रिस्क, उसकी फाइनेंशियल रिस्क, आपको बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क हमने शायद लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, कि वो जो है वो क्या होती है। बिजनेस रिस्क उस सिक्योरिटी की आपकी जो है वो किसी भी कंपनी की ओके बिजनेस मॉडल की रिस्क होती है, ठीक है। उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी, ओवरऑल ये सारी चीजें, हाउ दे आर परफॉर्मिंग बिजनेस, ऑल ऑपरेटिंग रिस्क भी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये जो बिजनेस रिस्क है, और फाइनेंशियल रिस्क आती है कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से। कंपनी सी ने फर्ज करें 90% कर्जा लिया हुआ है और 10% इक्विटी है। ठीक है, कंपनी ए ने 10% जो है वो कर्जा लिया हुआ है, 90% इक्विटी है। तो इस सिचुएशन में ए कंपनी कम रिस्की कहलाएगी, सी कंपनी ज्यादा रिस्की कहलाएगी, क्योंकि उसकी डेट लेवल बहुत हाई है। तो इस किस्म की रिस्क जो है वो रिड्यूसेबल रिस्क हो सकती है। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, फर्ज करें आपने ए को भी डाल दिया आपने पोर्टफोलियो में, बी को भी डाल दिया, सी को भी डाल दिया, 10 सिक्योरिटीज और भी डाल दी। तो इसका मतलब है कि जो ए की रिस्क थी वो दूसरी सिक्योरिटी से मिलके उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो पोर्टफोलियो पे पड़ेगा वो कम से कम हो जाएगा, लिहाजा इस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नॉन रिड्यूसेबल, अच्छा इसको हम दो और टर्म्स भी समझ लें इसमें। एक हम कहते हैं इस रिड्यूसेबल रिस्क को अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है, और डिवर्सिफिबल रिस्क भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमारे पास नॉन रिड्यूसिबल रिस्क है, उसका मतलब क्या है, ऐसी रिस्क है जिसको डिवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट ना किया जा सके। दिस इज रिलेटेड टू ओवरऑल मार्केट caused by factors such as wars, जैसे कि जंगें हो गई, खुदा ना खास्ता मुल्कों के बीच में अगर जंगें लग जाएं तो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, रिसेशन आ जाए। ठीक है, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर पेंडेमिक्स, हमारे जैसे आजकल की कोविड-19 का इशू चल रहा है, विच ये जो रिस्क है अफेक्ट ऑल सिक्योरिटीज एंड दस कैन नॉट बी रिड्यूस। ये जब अगर खुदा ना खास्ता देखें, ये पूरी मार्केट अगर 3 कंपनीज की है, कोविड-19 आया तो इन तीनों को असरअंदाज होगा, इन तीनों पे फर्क आएगा। ठीक है, ये किसी एक कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे स्ट्राइक्स मैंने आपको बताया कि ए या बी में चल रही है। तो दिस विल अल्टीमेटली अफेक्ट द एंटायर फर्म, द एंटायर आपकी जो है वो इंडस्ट्री या आपकी एंटायर इकोनॉमी एज अ होल। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दी
single company. ओके जी, आई होप कि दिस इट इज क्लियर। अच्छा, फिर हम क्या कर कहते हैं कि जी जो जो नॉन रिड्यूसिबल रिस्क है उसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज आपका सिस्टमैटिक रिस्क या नॉन डाइवर्सिफिबल रिस्क। अब इस इन सब चीजों को मैंने अब फर्दर जो है वो किस बेसिस पे लिखा है, आई हैव फर्दर एडेड टू देम। अब मैंने इनमें जस्ट वन मोमेंट, मैं आपकी सेव चैट सेव कर दूं। ओके जी, तो अब ये इस रिड्यूसिबल प्लस नॉन अनरिड्यूसिबल रिस्क, इसको हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टोटल सिक्योरिटी रिस्क इज इक्वल टू नॉन डिवर्सिफिबल रिस्क प्लस डिवर्सिफिबल रिस्क। ये नॉन डिवर्सिफिबल क्या है, जो है वो आपकी दिस इज नॉन डिवर्सिफिबल इज योर एक्चुअली एक सेकंड लेट मी, दिस इज आपकी रिड्यूसिबल जो होगी वो अनसिस्टमैटिक होगी और वो डिवर्सिफिबल। Reducible risk is also known as diversifiable risk. It is also called unsystematic risk. ठीक है जी। और unreducible risk is known as unreducible is non-diversifiable. ठीक है, नॉन डिवर्सिफिबल रिस्क, और इसको जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क भी कहा जाता है। इसको हम फर्दर समझने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। देखें, ये आप देख लें, ये डायग्राम क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास, फर्ज करें आपके पास यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क है और यहाँ पे पास आपके पास नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है जी, आपने जब पहला स्टॉक लिया, जब व्हेन यू हैड द फर्स्ट स्टॉक, तो उस वक्त आपकी रिस्क इतनी थी मिसाल के तौर पे। अब आप सिक्योरिटीज अब जब 5 पे पहुंच गए तो 5 पे आपकी रिस्क कम होके यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, ये रिस्क कम हो गई। फिर आप जो है वो 10 पे पहुंचे तो आपकी रिस्क फर्ज करें ये यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, और अब जैसे जैसे आप सिक्योरिटीज इंक्रीज करते जा रहे हैं, फर्ज करें 25 पे पहुंचे, आप 250 पे पहुंच जाएं, लेकिन आप देखें ये टोटल रिस्क आपकी ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसका कुछ हिस्सा, ये वाला यहाँ तक का हिस्सा जो है, अब आप जो है वो, ये अब टोटल रिस्क आपकी कौन सी है, ये वाली टोटल रिस्क है। ठीक है, अब सिक्योरिटी आपकी डिवर्सिफिकेशन के थ्रू ये रिस्क कम होती जा रही है और यहाँ तक जा रही है, इस लाइन के नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बाकी जो रिस्क बचती है, इस तरीके से अगर आप रिस्क रिड्यूस करते जाएंगे तो डिवर्सिफिबल रिस्क रिड्यूस होती चली जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन आपकी नॉन डिवर्सिफिबल रिस्क वो आप डिवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल रिस्क और डिवर्सिफिबल नॉन डिवर्सिफिबल रिस्क का रिलेशनशिप है व्हेन यू कीप ऑन एडिंग सिक्योरिटीज। अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं।